हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्ञानम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। 16 ऑफ जून को आईबीपीएस अपना कैलेंडर रिवाइज करता है। पहले उस कैलेंडर के हिसाब से आरआरबी का एग्जाम पहले होना था, लेकिन अब जो है वो आईबीपीएस का एग्जाम जो है यानी आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के साथ जो है वो शुरुआत होने वाली है। ये जो कैलेंडर है आपको ऑलरेडी एक वीडियो में रोहित सर ने आपके साथ साझा भी कर दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो से ये जान सकते हैं कि कब कब आपके जो है वो इस साल के बैंकिंग एग्जाम जो है वो होने वाले हैं। तो आईबीपीएस के रिवाइज कैलेंडर के अनुसार जो हमारा 17 ऑफ अगस्त है यानी ऑलमोस्ट 2 महीने बाद आईबीपीएस पीओ के साथ जो है वो शुरुआत इसकी होने वाली है। यानी आईबीपीएस पीओ का एग्जाम अगस्त में होगा, अक्टूबर में उसका मेंस होगा, और आईबीपीएस क्लर्क अक्टूबर में होगा और नवंबर के एंड में उसका जो है वो मेंस करवाया जाएगा। उसी प्रकार से नवंबर के एंड में आपके हमारे पास जो है वो आरआरबी का एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी अगर हम आईबीपीएस पीओ की बात करें तो मोटे मोटे हमारे पास 60 दिन जो है वो बचते हैं। तो 60 दिन में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किन सेक्शन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, किस प्रकार से रिवीजन की एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, उसी बारे में ये वीडियो हमारी होने वाली है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 60 डेज का डे वाइज प्लान हमारा क्या होना चाहिए और किस प्रकार से हम जो है वो इस बार जो है वो आईबीपीएस पीओ को अप्रोच करने वाले हैं और ज्ञानम आपकी उस तैयारी में किस प्रकार से हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए तो इस प्लान को जो है वो हम ड्रॉ आउट करते हैं और बेसिकली जो है वो इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये बात हमें पता है कि आईबीपीएस पीओ का एग्जाम जो है वो सबसे पहले हमारे पास होने वाला है। तो सबसे पहले हम जो ये चार्ट ड्रॉ करेंगे वो इसके लिए ही करने वाले हैं। अब है ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स है, क्योंकि कैलेंडर जो है वो काफी पहले रिलीज हो जाता था, उसके अनुसार आरआरबी का एग्जाम जो है वो पहले होना था। इसीलिए बहुत सारे जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं वो इंग्लिश को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आरआरबी में हमारे पास मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी क्वांट्स और रीजनिंग ही आता है, इंग्लिश हमारे पास नहीं रहता है। जिस वजह से जो फोकस था वो ज्यादातर क्वांट्स और रीजनिंग पे था, लेकिन इंग्लिश पे नहीं था। लेकिन अगर आप पीओ की बात करें यानी पीओ में भी अगर आप प्रीलिम्स की पहले बात करें तो हमारे पास इंग्लिश की भी वेटेज रहेगी, हमारे पास क्वांट्स की भी वेटेज रहेगी और हमारे पास रीजनिंग की भी वेटेज जो है वो इसमें रहने वाली है। ठीक है, तो इंग्लिश को भी बिल्कुल भी अवॉइड हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश की भी बात करें तो इसमें हमारे पास ग्रामर भी रहेगा और इसमें हमारे पास वकैब पोर्शन भी जो है वो रहने वाला है। वकैब यानी कॉम्प्रिहेंशन दोनों में इसमें इंक्लूड कर लेता हूं। क्वांट्स में भी देखें तो क्वांट्स में भी तीनों सेगमेंट यानी स्पीड मैथ, अर्थमेटिक और हमारे पास डीआई का जो पोर्शन रहने वाला है, और रीजनिंग में भी जो है वो हमारे पास वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, इस तरीके से हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है वो रहती है। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग भी रहती है, लेकिन वो हमारे पास जनरली मेंस एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलती है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि नेक्स्ट 6 to 7 डेज, ठीक है, नेक्स्ट 6 to 7 डेज में हमें क्या करना है कि अगर हमारा कोई पेंडिंग टॉपिक है, पेंडिंग टॉपिक इन द सेंस कि मान के चलो मेरा क्वांट्स में प्रॉफिट एंड लॉस छूटा हुआ है या मुझे अच्छे से नहीं आता है, या मान लो आप कह रहे हैं कि मेरा एसआईसीआई काफी अच्छे से अभी जो डेवलप जो है वो नहीं हुआ है, या रीजनिंग में मुझे सिटिंग या पजल में समय लग रहा है या मुझसे नहीं हो पा रही, या मुझे पता नहीं लग रहा है, या ब्लड रिलेशन में मुझे ड्रॉ करना नहीं आ रहा है। उसी तरीके से आपके बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, या जैसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि मेरा ग्रामर में ये वाला पोर्शन वीक है। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि नेक्स्ट 6 to 7 डेज या मैक्सिमम आप 10 डेज लेके चलिए, उसमें आपने उन पेंडिंग टॉपिक को पहले कवर करने का प्रयास कर लीजिए। ठीक है, इससे पहले कि आप लोग टेस्ट की तरफ जाएं, अगर आप एक बार ये पेंडिंग टॉपिक कवर कर लेंगे तो आपको एक आपके कॉन्फिडेंस को जो है वो बूस्ट मिलेगा। क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि अगर आपके कोई पेंडिंग टॉपिक रहते हैं तो जब वो मॉक में दिखते हैं तो आपको जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इशू जो है उनको डील करने में होता है। तो अगर हो सके तो नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आपके जो ये पेंडिंग टॉपिक है आपको इन्हें कवर कर लेना है। ठीक है, फिर हमारे पास जो बचता है वो लगभग लगभग 50 डेज का टाइम जो है वो हमारे पास रहता है। ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो शुरुआत है वो आप सेक्शनल मॉक के द्वारा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो बहुत बार जो कमी होती है हमारी, हम मॉक्स तो लगाते हैं लेकिन मॉक्स को एनालाइज जो है वो नहीं किया जाता है। एनालिसिस जो है वो मॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें मॉक को किस प्रकार से एनालाइज करना है, क्या हमें उसे ड्रॉ करना है। हर मॉक के साथ आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए, और वो तभी हो सकता है अगर आप मॉक को एनालाइज करें। अगर आप मॉक को एनालाइज नहीं कर रहा है तो आपका उस मॉक को देने का बहुत ज्यादा कोई फायदा आपके लिए नहीं रह जाता है। तो आपने क्या करना है, सेक्शनल मॉक के साथ आप जो है शुरुआत कर सकते हैं, और आप जो है वो वीकेंड्स पे
फुल टाइम मॉक के लिए जा सकते हैं। ठीक है, वीकेंड्स के लिए फुल टाइम मॉक के लिए जो है वो जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास मंथ रह जाता है, यानी अगर आपके पास केवल 30 डेज अगर हमारे पास बच जाते हैं, लेफ्ट रहते हैं, तो आपको डेली बेसिस पे एक एक मॉक जो है वो देना चाहिए। ठीक है, डेली बेसिस पे एक मॉक देना चाहिए। यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपकी मॉर्निंग की सीटिंग टाइम है आप उसमें मॉक दे दो, और बाकी बचे हुए टाइम में आप उसको एनालाइज करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी गलतियां जो है वो कहां हो रही है। तो मॉक्स का देना अभी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो होने वाला है। तो नेक्स्ट 8-10 डेज में जितने भी आपके पेंडिंग टॉपिक्स हैं आप उनको एक बार कवर करिए, उसके बाद सेक्शनल मॉक के साथ शुरुआत करिए, वीकेंड्स पे आप जो है वो फुल लेंथ मॉक के साथ आ जाइए, और फिर जो है आप क्या करिए कि हमारे पास जो है वो एवरीडे बेसिस पे मॉक पे जा सकते हैं, जिसमें आप मॉक देंगे फिर एनालाइज करेंगे, मॉक देंगे फिर एनालाइज आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको अब जो है वो रिगरस प्रैक्टिस की ओर जाना होगा। ठीक है, आपको कहां किसके लिए जाना होगा? रिगरस प्रैक्टिस सेशंस में आपके पास जो है वो अब जरूरत है कि आप रिगरस प्रैक्टिस सेशंस में जाएं। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम रिगरस प्रैक्टिस सेशंस में देखें तो कौन सी चीजें ऐसी है जिसमें आपकी प्रैक्टिस अब आपसे जो है वो 60 डेज जो है वो ज्यादा डिमांड करेगा। अगर हम क्वांट्स के साथ शुरुआत करें तो क्वांट्स में अगर हम स्पीड मैथ के पोर्शन को देखें तो ये बहुतों के लिए बहुत ट्रबलमेटिक जो है वो नहीं होता, बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट नहीं करता है। इसमें अगर आप नहीं देखिए, प्रैक्टिस तो जरूर करनी है, क्योंकि अगर आप इस स्पीड मैथ को छोड़ देंगे तो भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो टाइमिंग होगी वो औरों के मुकाबले बढ़ जाएगी, जो कि आपसे फिर क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट होंगे। तो स्पीड मैथ पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है, टाइमर के साथ आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके। लेकिन क्वांट्स में जहां पर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है वो रहती है अर्थमेटिक पर, यानी अर्थमेटिक सेक्शन पर आपको अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, काफी प्रैक्टिस जो है इसके लिए करनी पड़ेगी। साथ ही साथ डीआई भी जो है वो आपके रडार में रहनी चाहिए। तो आपका जो मेजर टाइम होना चाहिए क्वांट सेक्शन में वो अर्थमेटिक और डीआई को स्ट्रॉन्ग करने पे भी होना चाहिए। हालांकि स्पीड मैथ को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, और अर्थमेटिक और डीआई को भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के कौन से टॉपिक जो है वो आपसे ज्यादा प्रैक्टिस की डिमांड करेंगे? तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स नो डाउट आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होने चाहिए। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स जो है वो आपके जो जब आप स्टडी चार्ट बनाएंगे रीजनिंग वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो टॉप पे रहने चाहिए, ताकि आप इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जो है वो अपने टाइम को भी रिड्यूस कर सके। ठीक है, आपको टाइम को भी रिड्यूस करना है और आपको अपने नंबर्स को भी जो है वो मैक्सिमाइज करना है। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। साथ में अगर हम बात करें जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, तो किसी के लिए ब्लड रिलेशन भी एक प्रॉब्लमेटिक रहता है, उसे वो रिश्ते ड्रॉ करने में थोड़ा सा इशू होता है, तो ब्लड रिलेशन भी आपके रडार में जो होना चाहिए। बाकी भी जो हमारे पास सिलॉगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, या डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ये सारी चीजें यानी कोडिंग डिकोडिंग, ये सारी चीजें भी हमें करनी है। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूं जो कि हमें एस्पिरेंट से जानने में मौका मिलता है कि कौन सी चीजें उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रही है। तो ये सारी चीजें आपके रडार में होनी चाहिए। डेली बेसिस पे सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ब्लड रिलेशन के आपको क्वेश्चंस करने हैं। उसी तरीके से क्वांट्स में अर्थमेटिक, डीआई, इनकी काफी प्रैक्टिस आपको जो है वो डिमांड करेगी। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो दोनों ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ग्रामर, ठीक है, आप अपने रूल्स को रिवाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एरर डिटेक्शन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितने एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस करेंगे आपको नई नई चीजें, किस प्रकार से एरर उसमें है, क्या क्या चीजें उसमें रहती है, ये जानने का भी मौका मिलेगा। और साथ ही साथ आपकी वकैब पे भी पकड़ होनी चाहिए। तो वकैबलरी की जो आपके वकैब है, आपको आरसी प्रैक्टिस करनी है, क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, यानी आरसी, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल, ये तीन ऐसे सेगमेंट है जहां पर आपको प्रैक्टिस की काफी ज्यादा जरूरत होती है। आपके प्रैक्टिस सेशन जितने ज्यादा रहेंगे उतनी आपको जो है वो हेल्प जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने सेगमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको इस दौरान जीए को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपके अगस्त में एंड हो जाएगा, अक्टूबर के लिए समय जो है वो आपके पास बहुत कम बचेगा। और अगर हम प्रीवियस 6 मंथ की भी बात करें तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर हम केवल पास 6 मंथ की भी बात करें। तो
अगर हम इसमें देखें तो आप एक महीने में या 1 से 1.5 महीने में 6 मंथ के करंट अफेयर को पढ़ना, याद रखना एक बहुत मुश्किल टास्क आपके लिए हो सकता है। इसलिए जब आप अगस्त में पेपर दे रहे हो तो कम से कम आपके अप्रैल, मई, जून और हाफ जुलाई एटलीस्ट ये आपके जो है वो रेडी रहने चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है वीकेंड्स पे थोड़ा समय यानी संडे संडे को कुछ समय जो है वो निकाल के आपको क्या करना है, आपको जो है वो इन 4 मंथ के करंट अफेयर्स भी जो है वो रेडी कर लेने हैं। क्योंकि अगर आप इन 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स भी जो है वो रेडी कर लेंगे तो बाद के समय में आपको वो हेल्प मिलेगा कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन जो है वो जीए का, जनरल अवेयरनेस का वो क्रिएट नहीं होगा, ताकि आप, क्योंकि स्टैटिक जीके भी थोड़ी बहुत आपको पढ़नी होती है, तो वो सारी चीजें भी फिर आराम से इस जीए के साथ चल सके, उसके लिए हमें ये चीजें भी करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर हम अपने प्लान को रैप अप करें कि क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट 10 डेज में मेरा प्लान ये रहेगा कि जो भी मेरे पेंडिंग टॉपिक्स हैं उन पेंडिंग टॉपिक्स को मुझे कवर करना है और उन पे अपनी पकड़ को सॉलिड करना है। नेक्स्ट 20 डेज अगर हम देखें तो नेक्स्ट 20 डेज में मुझे वीक डेज के में जो है वो सेक्शनल मॉक के साथ शुरुआत करना है और उनको एनालाइज भी करना है। देखो, मैं एनालाइज शब्द बहुत जरूर लिख रहा हूं, क्योंकि अगर आप केवल मॉक दे रहे हैं, उसमें अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप कोई कुछ भी उससे सीख नहीं रहे हैं। और वीकेंड्स पे मुझे जो है वो फुल लेंथ टेस्ट की तरफ जो है वो चले जाना है। उसके बाद के जो नेक्स्ट 30 डेज होंगे उसमें मैं क्या भी कर सकता हूं, मुझे जरूरत रहेगी कि मैं डेली बेसिस पे जो है वो टेस्ट दूं, डेली बेसिस पे टेस्ट रहे और टेस्ट की एनालिसिस भी जो है वो रहनी चाहिए, ताकि आप जो है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर सके। ठीक है, अब उस कड़ी में ज्ञानम आपकी क्या हेल्प करने वाला है, मैं ये भी आपको बता देता हूं कि ज्ञानम उस कड़ी में आपके पास क्या हेल्प जो है वो करने वाला है। ज्ञानम के जो अगर हम बात करें यूट्यूब के सेशन जो है वो आप डेली जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे 1-2 दिन में, तो वहां से भी आपके जो है वो एक प्रैक्टिस सीरीज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और उस प्रैक्टिस सीरीज से आप अपने कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज जो रहेगी वो पीवाईक्यू बेस्ड जो है वो सीरीज हमारे पास रहने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम देखें तो जुलाई के मंथ में हमारा बहुत जल्दी जो है एक रिगरस प्रैक्टिस सेशन जो है वो शुरुआत होने वाला है, जिसमें एक एग्जॉस्टिव क्लासेस जो है वो 2 आवर्स की 2.5 आवर की जो है वो रहने वाली है। और ये रिगरस प्रैक्टिस सेशन में हमारे पास जितने भी बच्चे उसमें होंगे, हमारा ये टारगेट होगा कि इस रिगरस प्रैक्टिस सेशन के द्वारा जो 25-26 के जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनमें उन बच्चों की सिलेक्शन जो है वो जरूर कराई जाए। तो ये रिगरस प्रैक्टिस सेशन भी जो है वो शुरुआत होने वाले हैं। इनकी डिटेल्स जो है वो बहुत कम समय में जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी, ताकि आप इन रिगरस प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा बन सकें और अपनी सिलेक्शन के चांसेस को इंश्योर कर सके। क्यों? क्योंकि जो आईबीपीएस पीओ या जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट है उसे लगता है कि अगर मैं घर में पढ़ के ऑनलाइन तैयारी कर रहा हूं तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ऑफलाइन क्लासरूम्स में भी आते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं कि कितना चल रहा है और जो अब आप कंपटीशन भी करते हैं विद इन द क्लास भी, अपने साथ भी और अपने फेलो स्टूडेंट के साथ भी, तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। टीचर के साथ लाइव मेंटरशिप रहती है, आप किसी भी क्वेश्चन में फंस रहे हो या किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन में फंस रहे हो, वो भी आपके बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार का एक रिगरस प्रैक्टिस सेशन जो है वो ज्ञानम ने जो है वो डिजाइन किया है, जिसकी डिटेल बहुत कम समय में आपके साथ शेयर हो जाएगी और आप इसका हिस्सा भी बन सकते हैं, ताकि आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, आप उन सभी एग्जाम से बहुत अच्छे से एक्सेल कर सके। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका जो है वो टाइमलाइन रहनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। जीए को प्लीज बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप 1-1.5 महीने के समय में 6 मंथ के करंट अफेयर एक साथ तैयार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जुड़े रहिए ज्ञानम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। जो चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो हम आपके साथ लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।